असम में हम लोग देख रहे थे सुरों की मधुर विविधता पर। और अब हम लोग सुरों की मधुर विविधता से आगे बढ़ते हैं और मेघालय को देखते हैं। असम के बाद आगे चलते हैं। तो मेघालय में बहुसंख्यक आबादी ईसाई है और गोस्पेल गायन वहाँ हमेशा से जीवन का हिस्सा है। इस सुंदर पहाड़ी राज्य में संगीत के मंच के बादशाह रहे हैं लोउ माजवा। शिलोंग चैम्बर कायर एमसीसी 2021 में नील नोंगकिंड्री द्वारा स्थापित किया गया। विविधतापूर्ण गायन वादन वाले इस ग्रुप को 2010 में इंडियाज़ गॉट टैलेंट रियलिटी शो में पुरस्कार भी मिला है। ये टीवी शो है। शिलोंग का फोर्थ एलिमेंट बैंड ब्लैंड्स फंक, जॉज, आर&बी और सोल चारों शैलियों का मिला जुला गीत संगीत प्रस्तुत करता है। शिलोंग को भारत का रॉक कैपिटल कहा जाता है। यहाँ भारत का सबसे सफल ब्लू बैंड सोलमेट भी है। यह भारत का एकमात्र ब्लू बैंड है जिसने भारत का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व किया है। पूर्वोत्तर के इस बैंड का नेतृत्व रूडी वालंग और गायिका तिप्रिता खड़बंगार करते हैं। अब बात करते हैं नागालैंड की। तो नागालैंड 2020 में ओलोबो नागा बैंड शुरू हुआ। राज्य के अन्य प्रमुख बैंडों में मेलोड्रामा, सुनेप, असेंबल बैंड, इंस्पीट, क्रोनिक, ईस्टर्न हार्ट्स, ट्रोजन्स ब्लू क्लोवर बैंड और डिवाइस कनेक्ट शामिल है। देखिए, आपको सब कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है, इसको एक बार बस देख लीजिए। देखने में से क्या होगा कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दर्ज हो जाएगी जो आपको आगे काम देगी। टेस्यो सिस्टर्स नगा हिल्स की 4 संगीतकार बहनें मुत्सवेले मर्सी, अजीन वेजुओलू आजी, कुवेलू कुकू और अलीन टेत्सियो लुलू का बैंड है। इन्हें लोकगीत गाने में महारत हासिल है। बात करते हैं मणिपुर की। मणिपुर का क्लिव रॉक बैंड है। यह बैंड अपनी मौलिक संगीत कृतियों को प्रोग्रेसिव सेक्लूज मेटल कहता है। मणिपुर में श्रेष्ठ संगीत प्रस्तुतियों वाले अनेक नए बैंड उभर रहे हैं। इनमें स्टेपिंग स्टोन, रिसाइकिल, सिग्नल, डेजल सिटी और अंजेलिका प्रमुख है। मांगका मयंग गलम्बाम मणिपुरी लोक शास्त्रीय और समकालीन संगीत प्रस्तोता एवं पेना वादक हैं। युमलेम्बाम गाम्भिनी देवी मणिपुर की चर्चित नृत्यांगना और गायिका हैं। आकाशवाणी की सर्वश्रेष्ठ वर्ग की मान्यता ग्रेड पाने वाली वे मणिपुर की प्रथम कलाकार हैं। उन्होंने 2008 में नट संकीर्तन संगीत के लिए यह ग्रेड मिला। उन्हें 2005 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। नॉट संकीर्तन संगीत में उनकी उपलब्धियों के लिए उन्हें 1998 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी दिया गया। बात करते हैं मिजोरम की। तो मिजोरम आइजोल के 5 बेमिसाइल लड़कों का बूमरैंग बैंड शानदार प्रदर्शन कर रहा है। ये अपने आप को जंक रॉक कहा जाना पसंद करते हैं। इस बैंड ने अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समूहों के साथ प्रस्तुति दी है, जिनका स्कॉट किन्से बैंड, लैम्ब ऑफ गॉड, इंट्रोन आउट, फायर हाउस, परिक्रमा, पेंटाग्रामा आदि शामिल हैं। आइजोल के 5 लड़कों ने 2005 में मेगडालेन क्रिश्चियन रॉक बैंड बनाया। दी चोजन आइजोल की 6 प्रतिभाशाली और उत्साही लड़कियों का गॉस्पेल बैंड है। चलिए अब आगे सिक्किम से संबंधित कुछ और इन्फॉर्मेशन देखते हैं। सिक्किम के 3 जातीय समुदाय हैं, लेप्चा, भूटिया और नेपाली। तो कई बार ये क्वेश्चन आता है, लेप्चा पाए जाते हैं। तो लेप्चा क्या है? तो ये एक जनजाति है और ये कहाँ पाए जाते हैं? सिक्किम में पाए जाते हैं। सिक्किम के 3 जातीय समुदाय हैं, लेप्चा, भूटिया और नेपाली। कुछ प्रमुख संगीत और लोक नृत्य इस प्रकार हैं। नेपाली लोक नृत्य मरुनी इस समुदाय के सबसे प्राचीन और लोकप्रिय समूह नृत्यों में से एक है। यह प्रायः 3-3 पुरुष नर्तकों और स्त्री नर्तिकाओं द्वारा किया जाता है। इनके साथ प्रायः एक विदूषक यानी धातु वारे भी होता है। कभी कभी इस नृत्य में 9 नर्तक नर्तकी भी शामिल होते हैं। इनके साथ के वाद्य यंत्र को नौमती बाजा कहते हैं। तमांग समुदाय का तमांग सेलो लोक नृत्य धम्मू नाम के बाजे की जय में संपन्न किया जाता है, इसलिए इसे धम्मू नृत्य भी कहा जाता है। पूर्वोत्तर क्षेत्र के अन्य राज्यों की तरह सिक्किम में भी पाश्चात्य संगीत के विविध रूप हिप हॉप, के पॉप और रैप आदि बहुत लोकप्रिय हैं। भूटिया लोक नृत्य तासी साबदो भी प्राचीन नृत्य है। शुभ अवसरों पर किए जाने वाले इस ललित नृत्य में खड़ा यानी स्कार्फ अर्पित किया जाता है। यड़खा, ड्रम, बांसुरी और यांगजी वाद्यों के साथ यह मधुर धुनों और संगीत वाला नृत्य किया जाता है। अब बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की। अरुणाचल प्रदेश
एलियन गोड्स ईटानगर का डेथ मेटल बैंड है। इसकी स्थापना 2005 में हुई। इसके प्रतिभाशाली सदस्यों में से ही स्थानीय कंसर्टों में गाते थे। अरुणाचल प्रदेश के अन्य प्रमुख रॉक बैंडों में मंगजल्स, सेमेट्री क्लान और दी विनाइल रिकॉर्ड शामिल हैं। सोल ऑफ फिनिक्स 2011 में आलो यानी पश्चिमी सियांग जिले अरुणाचल प्रदेश में बना हैवी मेटल हार्ड बैंड शामिल है। दी विनाइल रिकॉर्ड्स 4 महिलाओं का बैंड है जो नई दिल्ली और अरुणाचल प्रदेश दोनों जगहों से काम करता है। अब बात करते हैं त्रिपुरा की। त्रिपुरा सचिन देव बर्मन 1 अक्टूबर 1960 से 31 अक्टूबर 1975 त्रिपुरा के राज परिवार से थे। देखिए एस.डी. बर्मन को सब लोग जानते हैं, महान संगीतकार थे वो, तो उनको सब लोग जानते ही हैं। उन्होंने 1937 में अपना फिल्मी सफ़र शुरू किया। 1980 और 1990 के दशक में बिमल देव वर्मा ने स्थानीय युवाओं के जुड़ाव के अनुरूप गीतों और संगीत की रचना की। होवर्ड जवलाई त्रिपुरा का सबसे उभरता हुआ बैंड है। यह मेटल बैंड 2004 में शुरू हुआ। शैडोज, स्वेरजैक और दावानेल बैंड व ट्वीच जलांग अल्टरनल मेटल बैंड अन्य प्रमुख संगीत समूह हैं। कोलोमा बैंड की शुरुआत 2014 में हुई। सब याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस इसको देख लिया जाए एक बार, बस, है ना। पूर्वोत्तर भारत में सिनेमा, असम को देखते हैं। असम सिनेमा के अग्रणी व्यक्तियों में एक प्रथमेश बरुआ असम के थे। आरदेसर ईरानी द्वारा 1930 में भारत की प्रथम सवाक टॉकी आलामारा के बनाए जाने के 5 ही वर्ष बाद असमिया सिनेमा के पिता माने जाने वाले ज्योति प्रसाद अग्रवाला ने असमिया की प्रथम फिल्म जयमती बनाई थी। अग्रवाला ने 1937-38 में अपनी दूसरी फिल्म इंद्रमाली बनाई जो 1939 में प्रदर्शित हो सकी। प्रथमेश बरुआ ने देवदास का असमिया संस्करण 1937 में बनाया। ज्योति प्रसाद अग्रवाल के असमय निधन के बाद असमिया फिल्मों के निर्माण की गति मंद पड़ गई। 1941 में रोहिणी कुमार बरुआ ने तीसरी असमिया फिल्म मनोमती बनाई। इसके बाद आई फिल्में इस प्रकार है: प्रभाती प्रसाद बरुआ की फिल्म रूपाही, कमल नारायण चौधरी की बदन बोड़फुकन, फनी शर्मा की सिराज, असित सेन की बिप्लोबी, प्रवीण फुकन की पड़ाघाट और सुरेश गोस्वामी की रोनू जी। 1950 के दशक में इस क्षेत्र की सबसे महत्वपूर्ण फिल्म फनी शर्मा द्वारा निर्देशित पियाली फुकन थी। इस फिल्म का संगीत युवा संगीतकार भूपेन हजारिका ने दिया था। यह राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार पाने वाली पहली असमिया फिल्म थी। इस काल में एक अन्य महत्वपूर्ण फिल्म निर्देशित थे निप बरुआ, जिनकी फिल्म रोंगी पुलिस को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में रजत पदक मिला। इसके बाद डॉक्टर भूपेन हजारिका ने अपनी पहली फिल्म एरा बतौर सुर बनाई, जिसमें लता मंगेशकर ने प्रसिद्ध जोन कोरे असोमिरो मती जिलिका उठे गाया। डॉक्टर भूपेन हजारिका को 1965 में बनाई उनकी फिल्म प्रतिध्वनि और 1966 में फिल्म लोटी घोटी के लिए राष्ट्रपति से रजत पदक मिले। असम के एक प्रमुख फिल्म निर्माता अब्दुल मजीद ने 1968 में अपनी पहली फिल्म मोरोम तृष्णा बनाई। 1975 में बनी उनकी फिल्म चमेली मेमसाब को श्रेष्ठ क्षेत्रीय फिल्म के लिए राष्ट्रपति का रजत पदक मिला। 1970 से 1982 के बीच असमिया सिनेमा के अनेक नए फिल्म निर्देशक आए। इसमें प्रमुख थे समरेंद्र नारायण, देव कमल चौधरी, जिन्होंने पहली रंगीन फिल्म भैती बनाई, पुलगम गोगोई पदक बरुआ, डॉक्टर भवेंद्रनाथ सैकिया और अतुल बोरदोलई। देखिए नाम वाम फिल्म में कुछ नहीं रखा, बस आप सुन लीजिए बस। 1976 में बनी पदुम बरुआ की फिल्म गंगा सिलोनीर पाखी ने असमिया सिनेमा को आधुनिक यथार्थपरक सिनेमा की एक नई दिशा दी। 1964 में बनी सर्वेश्वर चक्रवर्ती की फिल्म मोनीराम दीवानी को 1964 राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। जहानू बरुआ और डॉक्टर भवेंद्रनाथ सैकिया ने अपनी फिल्मों से असमिया सिनेमा को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई। डॉक्टर भवेंद्रनाथ सैकिया असमिया के प्रख्यात लेखक थे। उन्होंने 8 फिल्में निर्देशित की, जिन्हें कांस्य, कॉल्वेरी वेरी, नॉनट्रेंस फ्रांस, वायोनोलोडिड स्पेन, अल्जीरिया, प्योंगयांग उत्तर कोरिया, सिडनी, म्यूनिक, मॉन्ट्रियल, टोरंटो आदि अनेक अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में प्रदर्शित किया गया। अब मणिपुर की बात करें तो देव कुमार बोस द्वारा 1972 में प्रदर्शित निर्देशित प्रथम मणिपुरी फिल्म मातमाका मणिपुर को सर्वश्रेष्ठ मणिपुर फिल्म के रूप में राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। मणिपुरी के सर्वश्रेष्ठ फिल्म निर्देशक अरिबाम श्याम शर्मा ने 1974 में अपनी पहली फिल्म लमजा परशुराम बनाई।
उनकी चौथी फिल्म इमाकी निंगेथम को 1982 में नांतेस फ्रांस फिल्म समारोह में गोल्डन मोटोमेड पुरस्कार मिला। देखिए लबोलुआब ये है कि जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया, जो पूर्वोत्तर भारत है ना, उसमें कला खेल को लेकर के काफ़ी कुछ होता है और काफ़ी कुछ हम लोग अनछुआ छोड़ देते हैं। तो इस बार की योजना ने इस चीज़ को बहुत अच्छे से विस्तार से प्रकाशित किया है। तो हम लोग बस इसका कुछ चीज़ जो बहुत काम का है वही देख रहे हैं। मणिपुर के अन्य फिल्म निर्देशक जैसे M.A. सिंह, मखोमनी मिंकसुबा, ओइनाम गौतम सिंह, पवन कुमार आदि ने बढ़िया फिल्में बनाई है। इतनी प्रगति के बावजूद हिंदी फिल्मों के प्रदर्शन के खिलाफ स्थानीय आंदोलन की वजह से एक समय मणिपुर में फिल्म निर्माण का काम पूरी तरह ठप हो गया था और सिनेमा हॉल बंद हो गए थे। डिजिटल फिल्मों की शुरुआत के बाद मणिपुर के फिल्म उद्योग का विस्तार हो रहा है। फिल्में व्यावसायिक तरीके से प्रदर्शित हो रही हैं। फिल्मों को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता भी मिल रही है, लेकिन सही मायनों में फिल्म उद्योग का विकास नहीं हो रहा है। मेघालय की बात करें तो का सेंजुकरी की लाइफ्यूम सीएम मेघालय में खासी भाषा में बनी पहली फिल्म है। 1981 में हामलेट बाड़े पक्यांता ने बनाया। इसके बाद 1984 में अर्धेंदु भट्टाचार्य ने पहली रंगीन फिल्म मणिक राइतोंग बनाई। 2014 में प्रदीप कुरबाह की फिल्म री को पहली बार राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। 2016 की उनकी फिल्म अन्नोतोह को भी राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। उन्हीं की 2019 की फिल्म ल्यूहदूह खासी भाषा की पहली फिल्म बनी, जिसने दक्षिण कोरिया के प्रतिष्ठित बुसान फिल्म समारोह में प्रथम प्रदर्शन और पुरस्कृत होने का गौरव मिला। मेघालय के डोमिनिक संगमा ने गारो भाषा, यह भी मेघालय की राजकीय भाषा है, 2019 माँ आमा में फिल्म बनाई। अरुणाचल प्रदेश को देख लें। अरुणाचल प्रदेश में 20 से अधिक जनजातियों की पहचान है। देखिए अरुणाचल प्रदेश में 20 से अधिक जनजातियों की पहचान है। तवांग और पश्चिमी कामेंग जिले के मोनम्पा और सारदेको सोरदुकपेन लोक महायान बौद्ध मत की लामा परंपराओं में विश्वास करते हैं। उनकी कुछ अन्य जनजातियां के लोग दोन्यो पोलो नामों से सूर्य और चंद्र देवताओं की पूजा करते हैं। कुछ लोग ईसाई तथा हिंदू भी हैं। अरुणाचल प्रदेश की संस्कृति में संगीत और नृत्य का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। अरुणाचल प्रदेश अब सिनेमा के विकास पर ध्यान दे रहा है और केंद्र सरकार इस काम में मदद देते हुए ईटानगर की फिल्म प्रशिक्षण संस्थान भी खोलने जा रही है। शेरदुकपेनी बोली में पहली फिल्म क्रॉसिंग ब्रिज थी, जो 2013 में सांगे दोरजुकी थोंगजोक ने बनाई। इसे सर्वप्रथम मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में प्रदर्शित किया गया। अहसान मजीद की फिल्म सोनम मोनपा बोली में बनी पहली फिल्म थी। इसने 2020 में 37वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में भारतीय पैनोरमा खंड में दिखाया गया। फिल्म को राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला और इसे विश्व भर में अनेक अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में दिखाया गया। अरुणाचल प्रदेश में बनी तीसरी फिल्म हैड हंटर वांचू बोली में बनाई गई। उनके निर्देशक नीलांजन दत्ता पुणे फिल्म और टेलीविज़न संस्थान में प्राध्यापक हैं। अरुणाचल प्रदेश में 2018 में 2 और फिल्में बनाई गई। ये मैंने मंजू बोरा और बॉबी शर्मा बरुआ ने बनाई। दोनों फिल्में अरुणाचल प्रदेश के साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता लेखक येसे दोरजी थोंगजी के उपन्यासों पर आधारित थी। बात करते हैं मिजोरम की। मिजोरम राज्य के निवासी मिजो लोग मंगोलाइड नस्ल के हैं। इनमें से अधिकांश ईसाई हैं और एक विशिष्ट नैतिक सिद्धांत त्वाल मंगाइना का पालन करते हैं। ये लोग नृत्य और संगीत प्रेमी हैं। यहाँ का चेयाव अथवा बांस नृत्य प्रसिद्ध है। मिजो भाषा, देखिए मिजोरम का बांस नृत्य कई बार पूछा जाता है, तो ये एकदम धर के ध्यान रखना है। मिजोरम में क्या है, बांस नृत्य है। मिजो भाषा में अब तक एकमात्र फीचर फिल्म मोउपुइया थोंगनाथन द्वारा निर्देशित ख्वानगुले रन है। यह 1856-59 के दौर में खोनुंगलुंग में हुए हत्याकांड की घटना से जुड़ी एक्शन और रोमांस वाली फिल्म है। उस दिन राज्य सरकार एक फिल्म सोसाइटी के सहयोग से मिजो फिल्म को बढ़ावा देने में लगी हुई है। बात करते हैं नागालैंड की। नागालैंड राज्य में मुख्य जनसंख्या नागा लोगों की है, जिनमें जनजातियों के अनेक समूह शामिल हैं। इनकी एक समान भाषा नागमीज है और यहाँ के अधिकांश लोग ईसाई हैं। नागालैंड की 5 प्रतिभाशाली महिलाएं फिल्म निर्देशकों ने अपनी विशिष्ट स्थान बनाया है। ये हैं सोफा लुसूह, तियाइनला जमीर, सेसिने होसू और यापांगनारी लोग कुमार।
सोफी लुसू और सेसिनो होसू क्यूहू फिल्म कंपनी निर्माण चलाती है। इनकी पहली फिल्म द स्टोरी ऑफ ए हाउस काफ़ी चर्चित हुई और अनेक फिल्में समारोह में प्रदर्शित की गई। विकियानो जाओ नागालैंड की एक और प्रतिष्ठित डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्माता है जो पूर्वोत्तर भारत की एकमात्र फिल्म निर्देशक हैं। इनकी फिल्में कांस फिल्म समारोह में दिखाई गई। इनकी फिल्म लास्ट ऑफ द टेड हेड हंटर को 2010 में 63 और दिस लेडी लैंड वी कॉल्ड अवसर होम को 2011 में 64वें कांस फिल्म समारोह में लघु फिल्म वर्ग में चुना गया। तीनाइला जमीर ने नागालैंड में कई डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई। इनकी फिल्म गोइंग द डिस्टेंस भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह गोवा में 1916 में चुनी जाने वाली राज्य की पहली फिल्म थी। अब बात करते हैं त्रिपुरा की। पूर्वोत्तर क्षेत्र में के एक अन्य राज्य त्रिपुरा के मूल निवासी त्रिपुरी कहे जाते हैं। इनमें भी अधिकांश जनजातीय लोग हैं। यहाँ 19 जनजातियों के निवासी हैं। इनमें एक बंगाली जनजातीय समूह है। दूसरे समूह में भारतीय मंगोलाइट जनजातियों के लोग हैं जिनकी अपनी बोलियां तथा विशिष्ट रीति रिवाज और परंपराएं हैं। समृद्ध सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बावजूद त्रिपुरा को फिल्म निर्माण में अपनी यात्रा अभी शुरू करनी है। केरल के फादर जोसेफ पुलथानथ ने इस क्षेत्र के निवासी नहीं होने के बावजूद 2003 में त्रिपुरा की पहली फिल्म मथिया यानी चूड़ियाँ बनाई, जिसे राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला। कोकबोड़ा बोली में बनी इस फिल्म में किसी महिला को जादूगरनी करार देने की कथा है। अब बात करते हैं सिक्किम की। सिक्किम में सिनेमा अभी भी अपने नवोदित चरण में है। हालांकि सिक्किम सरकार द्वारा स्थानीय और बाहरी लोगों के लिए सिनेमा निर्माण के लिए कुछ सिनेमा अनुकूल योजनाएं शुरू की गई है। फिर भी सिक्किम को वहां के एक सिनेमा उद्योग स्थापित करने के लिए एक लंबा सफ़र तय करना है। इस वर्ष 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सिक्किम को देश का सबसे अधिक सिनेमा अनुकूल राज्य घोषित किया गया। सत्यजीत राय ने वर्ष 1971 में एक वृत्तचित्र सिक्किम बनाया था। यह सिक्किम की संप्रभुता के बारे में था। कपड़े और डिजाइन के बारे में बात करते हैं तो एरी सिल्क में औषधीय गुण भी होते हैं। यह सिल्क रेशम कीड़े को मारे बिना तैयार किया जाता है, इसलिए इसे अहिंसा सिल्क कहा जाता है और साधु सन्यासी इसे ओढ़ते हैं। मणिपुर या नागालैंड या मिजोरम में सिल्क या शॉल, असम और मेघालय में एरी या मुगा सिल्क और त्रिपुरा व अरुणाचल प्रदेश में स्थानीय कपास से कपड़े की बुनाई होती है। इनका उत्पादन त्योहारों, विवाह और अन्य आयोजनों के मकसद से किया जाता है। पूर्वोत्तर के मुगा, एरी और मटका सिल्क व सूती कपड़ों के अलावा कई और प्रयोग हो रहे हैं। उदाहरण के लिए बांस और केले के पत्ते के अलावा नेटल फाइबर, कई तरह के सिल्क और ऊनी व अन्य मिले जुले कपड़ों का इस्तेमाल किया जा रहा है। 7 वेव्स नाम से एक अन्य महत्वपूर्ण पहल की गई है। इसके तहत असम के लोहारघाट वन क्षेत्र पर निर्भर स्थानीय समुदायों के साथ मिलकर कपड़ा परिधान विनिर्माण इकाई की स्थापना की गई। इस उद्यम को मंदाकिनी गोगोई, उमा माधवन और ऋतुराज दीवान ने मिलकर शुरू किया है। अब बात करते हैं नेक्टर, पूर्वोत्तर में विज्ञान और औद्योगिकी का मजबूत आधार। अब बात करते हैं पश्चिम का। तो नेक्टर की स्थापना 2012 में तत्कालीन नेशनल मिशन ऑन बैम्बू एप्लीकेशंस और मिशन ऑन जियो स्पेशियल का विलय करके की गई। इसका मुख्यालय मेघालय के शिलांग जिले में है। नेक्टर पूर्वोत्तर के लोगों को टेक्नोलॉजी के लाभ समझाने और पहुंचाने के उद्देश्य से उन तक पहुंचता है ताकि उन्हें टेक्नोलॉजी पर आधारित सर्वोत्तम सेवाएं और समाधान उपलब्ध हो सके। नेक्टर को पूर्वोत्तर क्षेत्र के समानता पर आधारित समग्र सामाजिक आर्थिक विकास का दायित्व सौंपा गया है। नेक्टर का गठन शिलांग में 2009 में आयोजित 96वें भारतीय विज्ञान सम्मेलन में की ही एक सिफारिश के आधार पर किया गया, जिसमें सुझाव दिया गया कि इस क्षेत्र में उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों को लोगों के आर्थिक लाभ और विकास में परिवर्तन के उद्देश्य से आधुनिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करने के पूर्व पूर्वोत्तर क्षेत्र में संपर्क कार्यालय खोला जाए। नेक्टर आंतरिक सुरक्षा, जल संभरण विश्लेषण, फिक्स्ड विंडो, माइक्रो वनमैन्ड मानव रहित हवाई जहाज़ों के निर्माण, सुनामी की आशंका वाले क्षेत्रों के मानचित्रीकरण, ब्रह्मपुत्र नदी के किनारों का मानचित्र तैयार करने तथा भूमि के कटाव का अध्ययन करने में भी इन प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करता है। हरित सामग्री पहल वाली बांस आधारित प्रौद्योगिकियाँ। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में प्रतिगुंजरोधी कंपोजिट सामग्री से बनाए गए
हैं जिनके दरवाजे और खिड़कियों में बांस बोर्ड इस्तेमाल किया गया है। लेह और आसपास के क्षेत्रों में बादल फटने से आने वाली अचानक बाढ़ से होने वाले नुकसान कम से कम करने के उद्देश्य से करीब 55,000 वर्ग फुट क्षेत्र में प्री फैब्रिकेटेड आवासीय परिसर बनाया गया है, जिसमें 10,000 लोग एक साथ रह सकते हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट के अंतर्गत है ये, मतलब आपदा प्रबंधन के लिए ये सब है। सिक्किम में राहत और पुनर्वास कार्यों के तहत 3 जगहों पर 10 बड़ी आवासीय यूनिटें बनाई गई है। मणिपुर में सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत मिड डे मील योजना के तहत किचन सह स्टोर बनाने के लिए बांस के प्री फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर बनाने शुरू किए गए हैं। स्वच्छ और नवीकरणीय बिजली का उत्पादन करने के लिए बांस के बने गैसीफायर्स विकसित किए गए हैं और हाईग्रेड चारकोल जैसे कई उपयोगी सह उत्पाद भी विकसित किए गए हैं। बांस का प्रयोग दुर्गंधनाशक, कीटाणुनाशक, औषधि, कृषि रसायन और प्रदूषण तथा अत्यधिक नमी को सोखने वाले उत्पाद तैयार करने में किया जाने लगा है। नेक्टर ने प्लास्टिक कंपोजिट उत्पादों, मैकेनाइज्ड बैम्बू ब्लाइंड्स, एडिक्रिल उत्पादों, फाइबर से बने हाइजीन उत्पादों आदि अनेक नवाचारों और प्रौद्योगिकियों को सहायता उपलब्ध करा रहा है। बांस की कलम की आयु का पता लगाने के लिए केंद्र ने परिपक्वता नापने की प्रणाली भी विकसित की है। नेक्टर ने ब्लू टेक्नोलॉजी बांसुरी प्रौद्योगिकी विकसित की है, जिसे कलम कटाई या स्टेम सैटिंग डंठल रोपण तकनीक कहा जाता है, जिसमें बांस का प्रथम रीजनरेशन होता है। रोजगार जुटाने के लिए प्रौद्योगिकी समाधान की योजनाएं, तो यह केंद्र पूर्वोत्तर क्षेत्र में 2 बड़ी योजनाएं चला रहा है। पहली है टॉस अर्थात टेक्नोलॉजी आउटरीच एंड सर्विस स्कीम, तथा दूसरी बांस अर्थात बैम्बू एप्लीकेशन एंड सपोर्ट स्कीम। इन दोनों योजनाओं का उद्देश्य लोगों, समुदाय, स्थानीय निकायों, स्वैच्छिक संगठनों, स्व सहायता समूहों और अनुसंधान तथा टेक्नोलॉजी के साथ भागीदार बनाकर इस क्षेत्र का विस्तार करना है। अब बात करते हैं टॉस नेक्टर की प्रमुख योजना है, जिसके तहत लोगों और स्थानों से संपर्क बनाकर पूर्वोत्तर क्षेत्र के प्रौद्योगिकी पर आधारित समाधान तैयार किए जाते हैं, जिनसे इस क्षेत्र की सामाजिक और आर्थिक प्रगति संभव हो सकती है। दूसरी योजना बांस में सार्वजनिक निजी भागीदारी यानी पीपीपी मतलब व्यवस्था के अंतर्गत रोजगार जुटाने और आजीविका के टिकाऊ साधन उपलब्ध कराने के लिए बांस के प्रयोग के विभिन्न क्षेत्रों में सहायता दी जाती है। यह योजना विशेष रूप से गरीब और वंचित वर्गों के लोगों और महिलाओं के लिए चलाई जा रही है। इस योजना से सामुदायिक विषयों, स्वयं सहायता समूहों और केंद्र के विकेंद्रित संघों को भी बांस उत्पादों से जुड़ी आर्थिक गतिविधियों और मूल्य संवर्धन प्रोसेसिंग के लिए तथा बांस प्रौद्योगिकियों के विस्तार और सशक्तिकरण के उपाय अपनाने के लिए मदद दी जाती है। नेक्टर ने फरवरी 2019 के तीसरे सप्ताह में हुई बेमौसम बरसात से आलू की फसल को हुए नुकसान का वैज्ञानिक विश्लेषण करने हेतु प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत पूर्वोत्तर क्षेत्रों के विद्यार्थियों के लिए टेक्नोलॉजी आउटरीच कार्यक्रम शुरू किया था। इस परियोजना का उद्देश्य पूर्वोत्तर क्षेत्रों के विद्यार्थियों को रिमोट सेंसिंग और GIS एप्लीकेशन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके उपग्रह से प्राप्त चित्रों के आंकड़ों का विश्लेषण करने का अनुभव कराना भी था। 3D डिजिटल टेरेन मॉडलों के प्रयोग से आंतरिक सुरक्षा एप्लीकेशंस। नेक्टर ने 3D टेरेन मॉडल की मदद से विभिन्न श्रेणियों, प्राथमिक, उच्च माध्यमिक, माध्यमिक और सीनियर सेकेंडरी स्तर के स्कूलों की नेबरहुड मैपिंग और GIS विश्लेषण किया है। केंद्र ने भारत सरकार के शिक्षा के अधिकार कार्यक्रम के मानकों के आधार पर इन जगहों में स्कूल बनाए हैं जहां अभी तक स्कूल नहीं थे। मानव रहित फिक्सिंग माइक्रो हवाई वाहन। नेक्टर द्वारा विकसित मानव रहित हवाई वाहन UAV फिक्स्ड विंग किस्म के माइक्रो UAV हैं। रेडियो नियंत्रण वाले इस ग्लाइडर विमान में एक छोटा GPS, एक अति लघु ऑटो पायलट और कंज्यूमर ग्रेड वाला डिजिटल कैमरा लगा है। 5 पाउंड भार वाला यह विमान किसी भी लोकेशन से लॉन्च किया जा सकता है। नेक्टर के माइक्रो UAV से सुनामी की आशंका वाले 500 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के चित्र खींचकर नक्शा तैयार किया गया है। अब बात करते हैं बांस की। तो बांस आजीविका का महत्वपूर्ण संसाधन। परिचय हम लोग देखें तो वैश्विक उद्योग रिपोर्ट 2019 से 25 के अनुसार बांस का वैश्विक बाजार 2018 में 68.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर था और 2019 से 2035 तक इसके 5% की CAGR यानी वार्षिक चक्रवृद्धि बढ़ोतरी दर से बढ़ने की आशा है। अकेले पूर्वोत्तर क्षेत्र में भारत के कुल बांस का 60% उत्पादन होता है और भारत में अनुमानतः बांस की लगभग 125 स्वदेशी व 11 विदेशी किस्में पाई जाती है, जिसमें देश अंतर्राष्ट्रीय बांस निर्यात में एक महत्वपूर्ण वस्तु बन गया है।
हालांकि विश्व में बांस का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक होने के बावजूद भारत में इस क्षेत्र में वांछित विकास नहीं हुआ है। भारत में बांस की खेती का केवल 6% बाजार में पहुंचता है। भारत सरकार ने कृषि मंत्रालय के तहत पुनर्गठित राष्ट्रीय बांस मिशन शुरू किया है। इसका उद्देश्य इस क्षेत्र में विकास को बढ़ावा देना, रोजगार के अवसर सृजित करना और किसानों की आय बढ़ाने में मदद करना है। भारत में बांस उद्योग के तहत मांग वृद्धि के कारक जनसंख्या तथा आय वृद्धि, बढ़ते निर्यात और अनुकूल जनसांख्यिकी, हाइब्रिड तथा आनुवांशिक रूप से संशोधित बीज, कृषि तथा विविध फसलों के अनुकूल जलवायु, मशीनीकृत सिंचाई सुविधाएं, पूर्वी भारत में हरित क्रांति, भारत में मजबूत जनसांख्यिकीय तथा व्यापक श्रम शक्ति की उपलब्धता, संस्थागत ऋण में वृद्धि, न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि, परंपरागत कृषि विकास योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सिंचाई योजना, सांसद आदर्श ग्राम योजना जैसी नई परियोजनाओं की शुरुआत, किसान रथ यानी किसानों, एफपीओ और व्यापारियों के लिए मोबाइल ऐप, 200 से अधिक किसान रेल और उत्पाद परिवहन के लिए कृषि उड़ान योजना तथा खराब होने वाले वस्तुओं के लिए हवाई जहाज़ों पर कार्गो केंद्र, शीत भंडार और अंतर्देशीय कंटेनर डिपो के साथ साथ कार्गो टर्मिनल, गोदामों की सुविधा जैसी पहल। राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय और विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इस दिशा में कार्यनीति पहल की है। सितंबर 2020 में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने 9 राज्यों गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, असम, नागालैंड, त्रिपुरा, उत्तराखंड और कर्नाटक में वर्चुअल माध्यमों से 22 बांस समूहों का उद्घाटन किया। जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने 4P1000 पहल COP14 UNCCD 2019 में बम्बूनॉमिक्स के माध्यम से जनजातीय परिप्रेक्ष्य की शुरुआत की है। नीति आयोग ने उपलब्ध खाली भूमि संसाधनों के उपयोग और किसानों के लिए वित्तीय वहनीयता के लिए खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग की पहल के तहत जुलाई 2020 में राज्य सरकारों को बांस और चंदन वृक्षारोपण अभियान चलाने का आग्रह किया है। खेलों में तेजी से आगे बढ़ता पूर्वोत्तर, चलिए इसको देखते हैं। तो पूर्वोत्तर भारत के कुछ जाने माने खिलाड़ियों का घर है, जैसे 6 बार की विश्व चैंपियंस मुक्केबाज MC मैरी कॉम, पूर्व फुटबॉलर कप्तान भाईचुंग भूटिया, 2014 ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों की रजत विजेता L सरिता देवी, स्वर्ण विजेता और अर्जुन पुरस्कार विजेता जयंत तालुकदार, 2014 में राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण विजेता भारोत्तोलक के संजीता चानू और विश्व चैंपियनशिप की विश्व विजेता व देश के शीर्ष खेल पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न से सम्मानित भारोत्तोलक सैखोम मीराबाई चानू हैं। एक सर्वेक्षण के अनुसार 14,000 से ज़्यादा प्रतिभाशाली पूर्वोत्तर के खिलाड़ी देश भर में भारतीय खेल प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं में ट्रेनिंग ले रहे हैं। इनमें 10,000 लड़के और 4,000 लड़कियां हैं शामिल हैं। साई केंद्रों में 4,000 लड़की प्रशिक्षुओं में से 23% यानी 910 अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा में प्रशिक्षित हो रही हैं। देश में स्थित 14 क्षेत्रीय फुटबॉल अकादमियों में से एक अकादमी इम्फाल में स्थित है। असम और मणिपुर में हर तरह के मौसम के लिए सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक्स बने हुए हैं। असम राज्य शिक्षा और खेलों पर 25% खर्च करता है, जो 16% के राष्ट्रीय औसत से दुगुने से भी ज़्यादा है। मिजोरम में खेलों को उद्योग का दर्जा। मिजोरम मंत्रिमंडल ने 22 मई 2020 को राज्य में खेल क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए खेल को उद्योग का दर्जा दिया। मिजोरम ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य है। मिजोरम ने खासकर फुटबॉल में अपनी पहचान बनाई है। इस राज्य ने फुटबॉल के अतिरिक्त हॉकी और भारोत्तोलन में भी अच्छा काम किया है। 123 खेलो इंडिया केंद्र खोलने का फैसला। केंद्रीय खेल मंत्री ने जमीनी स्तर पर प्रतिभाओं को निखारने के लिए 7 राज्यों में कुल 143 खेलो इंडिया केंद्र खोलने का फैसला किया है, जिस पर कुल 14.30 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। इन केंद्रों को महाराष्ट्र, मिजोरम, गोवा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर में स्थापित किया जाएगा। प्रत्येक केंद्र में किसी एक खेल की सुविधा उपलब्ध होगी। इनमें से 3 राज्य तो पूर्वोत्तर में ही हैं। मिजोरम की बात करें तो कोलासिब जिले में 2 खेलो इंडिया केंद्र है। अरुणाचल प्रदेश में 26 जिलों में 52 खेलो इंडिया केंद्र है। मणिपुर में 16 खेलो इंडिया केंद्र है। पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय, इसकी बात करें तो मणिपुर में इम्फाल में देश का पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है। यह खेल एवं शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा स्थापित पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय है। इस विश्वविद्यालय के देश भर में दूरस्थ परिसर
परिसर यानी आउटलाइन कैंपस खोले जाएंगे जो NSU के उद्देश्य को हासिल करने में मदद करेंगे। इस पहले खेल विश्वविद्यालय में खेल विज्ञान, खेल तकनीक, खेल प्रबंधन और खेल प्रशिक्षण जैसे विषयों पर अध्ययन, अध्यापन और शोध आदि किया जाएगा। भारत में विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा तमिलनाडु फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, स्वर्णिम गुजरात स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी और राजस्थान क्रीड़ा विश्वविद्यालय नामक इसी तरह के 3 विश्वविद्यालय स्थापित किए जा चुके हैं। देखिए यहाँ पे याद करने लायक और समझने लायक काफ़ी कुछ है। बहुत लोगों को ये लेक्चर काफ़ी बोरिंग लगा होगा और ये जो पढ़ के मैं बता रहा हूँ ये कई बार लोगों को बहुत ऊपर से भी गया होगा। तो देखिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्थ ईस्ट जो है ना वो हमारे देश का अभिन्न हिस्सा है और इसमें नाम थोड़े से डिफरेंट होते हैं और थोड़ा सा कल्चर जो है ना वो थोड़ा सा अलग है बाकी भारत से। और ये क्षेत्र अभी भी जो है ना डेवलपिंग फेज में है, अभी मुख्य धारा में नहीं आया है विकास के, लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ों में बहुत अच्छा विकास देखने को मिला है। खास करके आप देखिए तो कुछ क्षेत्रों में 91% तक जो है लिटरेसी रेट हो जाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। खैर इससे जिस तरह के 1 लाइनर क्वेश्चंस बनते हैं वो मैं पहले करा चुका हूँ, वापस रिवीजन में मैं फिर से करा दूंगा। तो जब तक आप एक बार इसको देखिए, ये अंतिम पार्ट था, पार्ट 2 और अंतिम पार्ट था सितंबर का। मैं जनवरी से लेकर सितंबर तक का मैं जल्द ही इसको कंप्लीट कर दूंगा। अभी के लिए इतना ही रखता हूँ। धन्यवाद।